जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, 48,862 करोड़ इंडिया का एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और लोकेशन स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल गलाथिया में, ग्रेट निकोबार आइलैंड। गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया को ग्लोबल शिपिंग मैप पर श्रीलंका के कोलंबो से और सिंगापुर जैसे जो हब्स हैं उनके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन कहानी सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है। ये प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट रिस्क और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बन चुका है, क्योंकि इसके अराउंड सवाल उठते आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। लेकिन जो 55% स्टेक है इंडियन एंटिटी के पास होगा, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको भी बिडिंग से बाहर रखा गया है। लेकिन क्लियर सिग्नल ये है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंडिया के हाथ में ही रहेगा। पर सवाल ये है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर हाई रिस्क गैम्बल। इसको हम आज की इस चर्चा में समझेंगे, और चर्चा में बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। उमेश जी, ये हम 48,862 करोड़ की बात करें, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या भारत को ग्लोबल शिपिंग हब बना पाएगा, या फिर हम ये कहें कि एक डिलेड मेगा प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्योंकि काफी थोड़ा सा देर हुई है इन सारी चीजों में जी। देखिए, अभी जो गल्फ के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो कंट्रोल की बात चल रही है, और अमेरिका बोल रहा है कि वो ईरान और ओमान के साथ होर्मुज टैक्स कलेक्ट करना चाहता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो आगे चल के ये प्रोजेक्ट हमें वो कंट्रोल दे पाएगा स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर। जो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, जिसको इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बोला जा रहा है, 48,862 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 55% जो स्टेक है एक इंडियन कंपनी को मिलेगा, और 45% स्टेट रन जो पीएसयूज है उनका रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फॉरेन प्लेयर को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लेकर हमारी जो अध्यक्षा हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसको हिंदू में प्रिंट भी किया था। उन्होंने रिजर्वेशन डाला था कि ये जो ग्रेट निकोबार टर्मिनल प्रोजेक्ट है, 80,000 करोड़ का जो टर्मिनल प्रोजेक्ट है, इससे भारत की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो खराब हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, और यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आ रहा है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ग्रीनफील्ड सिटीज आ रहा है, कोस्टल मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ रहा है, फ्री ट्रेड जोन है, और एक तरह से इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल और शिपिंग ब्रेकिंग यार्ड भी आ रहा है। देखिए अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसे आप ये देखेंगे कि भारत का जो विश्व के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाएगा, जिसको हम कंट्रोल करेंगे, डेवलप करेंगे, और बाकी नेशंस के साथ हम इंटरेक्शन भी करेंगे। इससे भारत की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो एक बहुत एक तरह से बढ़ती जाएगी। और आपको ये भी देखिए कि कैसे चाइना जो है भारत को एनसर्कल करता जा रहा है। उसने कोलंबो का पोर्ट, जो हम्बनटोटा पोर्ट है, वो अपने नाम कर चुका है, फिर बाद में ग्वादर पोर्ट कर चुका है, और भारत को घेरने के लिए वो म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर भी पोर्ट्स बना रहा है। ये पॉइंट से भारत जो है चाइना को काउंटर कर सकता है। जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो एक तरह से चाइना के लिए एक मलाका डायलेमा है, क्योंकि चाइना का 60% जो ट्रेड फ्लोज होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से ही होता है। और भारत यहाँ पर अपना अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनता जाएगा। देखिए, अभी केरला के अंदर वाइजिंगम के अंदर हमने एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट खोला है। उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी है 6 मिलियन टीईयू। और जबकि ये जो प्रपोज पोर्ट है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन जब बनकर खड़ा हो जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी रहेगी 16 to 17 मिलियन टीईयूज रहेगा। ये जो कंटेनर का जो 20 फीट कंटेनर का जो यूनिट होता है उसकी बात कर रहा हूं।
तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होने वाली है और एशिया के अंदर सेकेंड बड़ा पोर्ट हो जाएगा आफ्टर इट्स गेटिंग कंप्लीटेड। और ये देखिए कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। भारत यहाँ पर कंट्रोल कर पाएगा, भारत की जो नेवीज है यहाँ पर स्टेशन होगी। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है जिसको डोमेस्टिक और सिविलियन यूज के लिए लिया जा रहा है। एक सिटीज बनती जा रही है, यहाँ पे एक प्रपोज टाउनशिप आने वाला है जिसके अंदर इंटरनेशनल मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम के लिए जो भी ट्रेड के रिलेटेड जो भी काम होगा वो इसके अंदर होता जाएगा। और इसको एक तरह से हांगकांग और सिंगापुर और दुबई की इसके ऑल्टरनेटिव में पिच किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा जिससे भारत जो है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक शक्ति है बहुत बढ़ जाएगी। और भारत सरकार ने टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए अभी उन्होंने 80,000 करोड़ का इसका जो प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए 80,000 करोड़ है, उसके अंदर इसके ऊपर इमीडिएट काम करना भी चालू कर दिया है। और जो जितने भी बॉटलनेक्स है, जो भी एनवायरमेंटल बॉटलनेक्स है, सबको क्लियर किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है और प्रायोरिटी बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सही अंबर कहा जी, है आप कि क्या काफी बोलते हैं? बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको काफी बड़े लेवल पर उस पे ऑपरेट किया जा रहा है सारी चीजों। लेकिन उमेश जी, फॉरेन जो ऑपरेटर्स हैं उनको एक्सक्लूड करना, ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डिसीजन है या फिर हम ये कहें कि कंपटीशन को लिमिट करने वाला ये एक मूव है? इस मूव को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए भारत ने और भारत की कंपनी अदानी कंपनी ने ऑलरेडी सतवांग पोर्ट जो इंडोनेशिया का है वो अपने उसको ऑपरेट वो कर रहा है। उसके अलावा कोलंबो के अंदर भी, वहां पर भी ऑपरेट कर रहा है। और ये एक एडिशन मिल जाएगा तो भारत एक स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल कर पाएगा। इसमें फॉरेन कंपनी को लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट है। और चाइना जो है हमें घेरने की कोशिश कर रहा है और चाइना की जो सबमरीन्स है वो हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक करके भारत के जितने भी इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी डेटा है वो लेने की कोशिश कर रहा है, स्पाई कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। इसके अंदर हमें जो है, हमारी जो डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज है जिनके पास प्रूवन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, उनको हमें कंट्रोल देना चाहिए और भारत सरकार का भी कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर। और एक चीज है, आप ये देखिए कि प्राइवेट कंपनी रहेगी तो पोर्ट का यूटिलाइजेशन भी बहुत हद तक एक तरह से एफिशिएंट पोर्ट यूसेज हो जाएगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो ठीक, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो ग्रेट निकोबार, उसकी हम जो पूरा ये एरिया है उस पूरी तरह से वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, तो क्या यहाँ पर डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिजास्टर रिस्क जो है वो क्रिएट नहीं करने वाला? जैसे कि आपने सोनिया गांधी जी के आर्टिकल की बात करी और जैसे ही इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था उसमें हमने इनफैक्ट चर्चा भी की थी पिछले वर्ष, तब से ही इस पे बहस शुरू हो गई। आप इस चीज पर क्या कहते हैं? देखिए ये जो ग्रेटर निकोबार है इसके अंदर 600 आइलैंड्स हैं अंबर जी। उसके अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है 166 स्क्वायर किलोमीटर्स में हो रहा है और यहाँ पर कम से कम 910 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव्स और पांडन फॉरेस्ट है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरा ये मानना है कि भारत को आज अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग करनी जरूरत है और सी लेन्स के ऊपर हमें अपना कंट्रोल मेंटेन करना है ताकि हम चाइनीज और अमेरिकन जो इंटरेस्ट है जो बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में उसको हम काउंटर कर पाएंगे। गवर्नमेंट इज वेल अवेयर ऑफ जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, गवर्नमेंट एनजीटी इज वेल अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसके लिए इसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी इसको हरी झंडी दी है। वहां पर भी जाके इसको इवेलुएट किया गया है और इवेलुएशन के बाद ही ये एक तरह से पास होके आया है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये भारत के पास ये सेकेंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाएगा। जो भारत के जो शिप्स है बाहर जाके ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बड़ी शिप जो है
भारत के अंदर नहीं आ सकती, वाइजिंगम पोर्ट के अलावा दूसरी जगह नहीं जा सकती। वहां पर ये जो शिप्स है भारत के अंदर डॉक करेंगे तो भारत का जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो एक तरह से बच जाएगा। सेकेंड, हम इस पोर्ट के द्वारा हम एक तरह से ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और एक तरह से भारत की सिक्योरिटी और एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। जी, बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, एक और सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है, वो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है, उसका जवाब है या उसका काउंटर है इंडियन ओशन रीजन? डेफिनेटली ये काउंटर है, और इसके थ्रू चाइना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि चाइना का 60% जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू होता है। और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल टैक्स लेने की बात हो रही है, सिमिलरली कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर एक तरह से मिलके वो बोल दे कि कोई भी शिप को पास होना है तो हम मलाका टैक्स ले सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज होते जा रहे हैं। सिर्फ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन से जो बायलॉस है वो रिटर्न होते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ईरान और ओमान दोनों मिलके वहां पर टोल टैक्स लेते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर भी फ्यूचर के अंदर इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर मिलके वहां पर भी टैक्स ले सकते हैं। और भारत का जो ये जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रहेगा वो बहुत ही एक तरह से भारत की सामरिक शक्ति जो है बढ़ा देगा। और इसे आप ये देखिए, कंट्रोल हम कर पाएंगे, चाइनीज शिप्स को हम सर्वेलेंस में रख सकते हैं, और वहां पर अगर डिप्लॉयमेंट जरूरी होगी तो इमीडिएटली हम चाइना की जो लाइफलाइन है उसको भी कट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और चाइना को काउंटर करना भी जरूरी है, क्योंकि चाइना हमारे जो पास में हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पर वो अपनी सबमरीन भेजकर भारत की जो मिसाइल टेस्टिंग होती है उसको पूरी निगरानी रखता है, उसके डेटा कलेक्ट करता है और भारत के ऊपर स्नूपिंग कर रहा है। तो ये एक तरह से भारत का काउंटर मूव रहेगा अगेंस्ट चाइना। जी, लेकिन उमेश जी, जो वहां पर हम ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज की बात करते हैं, वो पूरा एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम का क्या होगा इस जो मेगा एक्सपेंशन है उसके बीच? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ट्राइबल्स है, इकोसिस्टम है, उन सबका सेंसिटिविटी मेंटेन किया होगा। और जैसे मैंने बताया कि इसको सिर्फ 166 किलोमीटर्स में, स्क्वायर किलोमीटर्स में किया जा रहा है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जोन में किया जा रहा है, और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए कोई नुकसान ना पहुंचे। और उस एरिया का अगर डेवलपमेंट होता है, भारत के 140 करोड़ की जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा, और भारत वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। ये एक तरह से भारत सरकार का एक तरह से नियम भी है। इसके लिए देखिए कि फॉरेन जो प्लेयर है इनको अवॉइड किया जा रहा है, ताकि वो जो है अपने कमर्शियल प्रॉफिट से वहां पर कोई भी इकोलॉजिकल डैमेज ना कर सके। एक और सवाल मैं आपसे, लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, क्या भारत जो है वो इतने बड़े स्केल का जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर कंप्लीट कर पाएगा? मेरे ख्याल से तो कर पाएगा, क्योंकि वाइजिंगम पोर्ट में ऑलरेडी भारत सरकार ने बहुत ही फास्ट काम किया है। इंस्पाइट वो केरला में बना था, केरला के वाइजिंगम पोर्ट जब बन रहा था वहां की जो स्टेट सरकार है, ऑपोजिशन पार्टी है, सीपीएम और कांग्रेस, उन्होंने अपोज भी किया था। उसके बावजूद भारत सरकार ने वहां पर प्रोजेक्ट बनाया भी है। अब देखिए, लक्षद्वीप में भी सिमिलर चीजें हुई थी, जब भारत सरकार ने वहां पर रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जितनी भी लेफ्ट पार्टीज है वो ऑपोजिशन करती है, पर फिर भी सरकार जो है अपने दृढ़ निश्चय जो कर लेती है वो करके रखती है। और मेरा ये मानना है, इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, इन स्पाइट ऑफ हमारे जो ऑपोजिशन लीडर्स है इकोलॉजी की बात करते हैं, उनके कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट करेगी।
और मेरे ख्याल से टाइम बाउंड इसका एक तरह से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अच्छी बात है उमेश जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गलाथिया बे के का ये जो पोर्ट है सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की जो इकोनॉमिक एम्बिशंस है, स्ट्रेटेजिक असर्शन और जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, उसके लिए ये पूरी तरह से एक टेस्ट केस यहाँ पर बनकर निकल कर आता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत ग्लोबल ट्रेड राउट्स में अपनी जो जगह है वो रिडिफाइन कर सकता है। लेकिन प्लानिंग एग्जीक्यूशन पर ये सारा कुछ निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो और ये जो 48,862 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा सवाल बनकर हमारे सामने है। अकाउंटेबिलिटी की भी बात है, विजन और प्रायोरिटीज की भी बात है। तो आने वाले जो साल हैं उसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट भारत का गेम चेंजर बन पाएगा। और उमेश जी, आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।